हेलो स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है संस्कृतिकरण। जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण जाति की स्थिति सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ रही है और हरिजनों एवं अस्पृश्यों की सबसे निम्न। जाति व्यवस्था के इन दो छोरों के मध्य सैकड़ों हजारों ऐसे जातीय समूह पाए जाते हैं जो अपने आप को देश के विभिन्न भागों में एक दूसरे से उच्च या निम्न मानते हैं। जाति समूह के रूप में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने अथवा किसी उच्च जाति के समान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दृष्टि से यहाँ निम्न एवं मध्य स्तर की जातियों में किसी उच्च जाति या जातियों के जीवन के तरीके या संपूर्ण जीवन विधि के अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस स्थिति को व्यक्त करते हुए डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण नामक अवधारणा को प्रस्तावित किया। दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक व धार्मिक जीवन के विश्लेषण में डॉक्टर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द को सर्वप्रथम काम में लिया। एक अवधारणा के रूप में इसका प्रयोग परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना व सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया गया। मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय डॉक्टर श्रीनिवास ने पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं को अपनाने तथा अपनी स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे मांस खाने, शराब का प्रयोग एवं पशु बलि आदि छोड़ने में लगे हुए हैं। उनके ऐसा करने का उद्देश्य जातीय संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना था। वे ब्राह्मणों की भोजन संबंधी आदतों, उनकी वेशभूषा तथा कर्म कांडों की जीवन पद्धति का अनुसरण करके जातीय संस्तरण की प्रणाली में एक दो पीढ़ी में उच्च स्थिति की मांग प्रस्तुत कर सकें। गतिशीलता की इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए श्रीनिवास ने प्रारंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बाद में इसके स्थान पर आपने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। अब हम चर्चा करेंगे संस्कृतिकरण के अर्थ के बारे में। संस्कृतिकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन। डॉक्टर श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में जाति की गतिशीलता की प्रक्रिया को व्यक्त करने हेतु संस्कृतिकरण के प्रयत्न का प्रयोग किया। आपने लिखा है कि जाति प्रथा उस कठोर प्रणाली से काफ़ी दूर है जिसमें प्रत्येक घटक जाति की स्थिति हमेशा के लिए निश्चित कर दी जाती है। जाति प्रथा में गतिशीलता सदैव संभव रही है और विशेषतः मध्य जातियों में। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का प्रारंभ में इस प्रकार से परिभाषित किया: एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर, मद्यपान को छोड़कर तथा अपने कर्म कांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण कर संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। संक्षेप में वहाँ जहाँ तक संभव था ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणी जीवन प्रणाली को प्राय अपना लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह वर्जित था। प्रोफेसर श्रीनिवास ने अपनी इस परिभाषा में बाद में चलकर संशोधन किया और उसे पुनः परिभाषित करते हुए लिखा: संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है।
सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति संचरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। संस्कृतिकरण की पहली परिभाषा की तुलना में दूसरी परिभाषा अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें संस्कृतिकरण के केवल ब्राह्मणीय आदर्श को ही नहीं बल्कि अन्य आदर्श को भी सम्मिलित किया गया। संस्कृतिकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन। संस्कृतिकरण की अवधारणा को इसकी विशेषताओं के आधार पर और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट, नंबर 1, संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से। जब निम्न जातियां द्विज जातियों या प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट की प्रथाओं, परंपराओं, देवी देवताओं एवं जीवन शैली को अपनाकर जातीय संचरण में ऊंचा उठने का प्रयत्न करती है तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। सेकंड, संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। यह संस्कृतिकरण करने वाली जाति में केवल पदमूलक परिवर्तन यानी कि पोजिशनल चेंज को प्रकट करती है, ना कि संरचनात्मक परिवर्तन को यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज को। मतलब यह संस्कृतिकरण करने वाली जाति में केवल पदमूलक परिवर्तन को प्रकट करती है, ना कि संरचनात्मक परिवर्तन को। अर्थात संस्कृतिकरण करने वाली जाति अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है और दूसरी नीचे आती है, परंतु यह सब एक अलग सोपान में ही होता है। स्वयं व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे अलग अलग जातियां तो ऊपर या नीचे उठी या गिरी, परंतु पूरा ढांचा वैध ही बना रहा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्रीनिवास ने इतिहास के अनेक उदाहरण दिए हैं। तीसरी विशेषता, संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है। संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनजातियों तथा अर्ध जनजातीय समूह में भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। पश्चिमी भारत के भीलों, मध्य भारत के गोंडों तथा ओरावों तथा हिमालय के पहाड़ी लोगों ने हिंदुओं की जीवन पद्धति का अनुकरण करने का प्रयास किया है। जो जनजाति संस्कृतिकरण करती है वह धीरे धीरे एक जाति होने का दावा करने लगती है और अपने को हिंदू मानने लगती है। स्पष्ट है कि न केवल निम्न जातियों ने वरन जनजाति व अर्ध जनजाति समूह ने द्विज जाति की जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयत्न किया है। चौथी विशेषता, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी एक व्यक्ति या परिवार से नहीं बल्कि एक समूह से है। यदि कोई अकेला व्यक्ति या परिवार ही ऊपर की ओर गतिशील होता है तो उसके लिए अपने बेटों के लिए बहुएं और बेटियों के लिए वर प्राप्त करने की कठिनाई पैदा हो जाती है। यदि कोई परिवार ही सिर्फ ये अपने को उच्च उठाने के लिए संस्कृतिकरण करेगा तो कोई उसके बेटी और बेटों से विवाह ही नहीं करेगा, कहेगा इसको अलग ही शौक आ रहा है उच्च जाति में प्रवेश करने का। अतः संस्कृतिकरण एक व्यक्ति तथा परिवार द्वारा न किया जाकर एक समूह द्वारा किया जाता है। पांचवी विशेषता, संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। एक निम्न जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा किसी अन्य प्रभु जाति को आदर्श मानकर भी उसके रीति रिवाजों, प्रथाओं, खान पान और जीवन शैली को अपना सकती है। फिर भी एक जाति के लिए अपने ऊपर की वे जातियां आदर्श होती हैं जिनसे उसकी सबसे अधिक समीपता हो। छठी विशेषता, जब किसी जाति समूह का संस्कृतिकरण होता है तो वह किसी उच्च जाति की प्रथाओं और जीवन पद्धति को ही नहीं अपनाता बल्कि संस्कृत साहित्य में उपलब्ध कुछ नवीन विचारों एवं मूल्यों को भी स्वीकार कर लेता है।
सातवीं विशेषता, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में दिखाई देती है। श्रीनिवास ने वैदिक काल से लेकर आज तक के समय में विभिन्न जातियों द्वारा ऊंचा उठने के प्रयासों का अनेक उदाहरणों द्वारा उल्लेख किया है। आठवीं विशेषता, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक पद में परिवर्तन के लिए एक निम्न जाति 2 या 3 पीढ़ी पहले से अपना संबंध किसी उच्च जाति से जोड़ती है। नवीं विशेषता, डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अग्रिम सामाजिकरण यानी कि एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं, अर्थात इसमें एक निम्न जाति किसी उच्च जाति की संस्कृति को इस आशा से अपनाती है कि उसे इस जाति में सम्मिलित कर लिया जाएगा। 10वीं विशेषता, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है। इस संदर्भ में मिल्टर सिंगर लिखते हैं, एम.एन. श्रीनिवास का संस्कृतिकरण का सिद्धांत भारतीय सभ्यता में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का अत्यंत विस्तृत और विस्तृत रूप से स्वीकृत मानव शास्त्रीय सिद्धांत है। फिर भी यह समाज व संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करता है। 11वीं विशेषता, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों की इस महत्वाकांक्षा और प्रयत्न की सूचक है कि वे उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाएं और अपनी जातीय स्थिति को ऊंचा उठाए। 12वीं विशेषता, श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक दो तरफा प्रक्रिया है, मीनिंग 2-वे प्रोसेस, अर्थात इसमें सदैव ही निम्न जातियां ऊंची जातियों की संस्कृति को ग्रहण नहीं करती, बल्कि उच्च जातियां भी निम्न जाति की संस्कृति के कुछ तत्वों को ग्रहण करती है। 13वीं विशेषता, डॉक्टर योगेंद्र सिंह इस विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया यानी कि आइडियोलॉजी बोरोइंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें निम्न जाति उच्च जाति की पाप पुण्य, धर्म कर्म, माया संसार, मोक्ष आदि की विचारधारा को अपनाती है। 14वीं विशेषता, संस्कृतिकरण अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा है। इट इज़ अ बंडल ऑफ कंसेप्ट्स, अर्थात इसमें ब्राह्मणीकरण, परसंस्कृतिकरण, अग्रिम समाजीकरण, अनुकरण आदि सभी अवधारणाओं के अंग मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने संस्कृतिकरण के टॉपिक में जिन पॉइंट्स पर चर्चा की है वो है संस्कृतिकरण का अर्थ एवं संस्कृतिकरण की विशेषताएं। अब हम अपनी अगली क्लास में आगे के इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो आज तक बस इतना ही। थैंक यू।